Piyush ji, I welcome you on this show. Very warm welcomes to you from IPO Central and advance में आपको काफ़ी congratulations for the success of IPO. ऐसी उम्मीद है कि ये IPO कई गुना सब्सक्राइब होगा. So हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इस इंटरव्यू में इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा रोचक जानकारी, थोड़ी बेसिक फंडामेंटल्स की जानकारी हमारे दर्शकों को दें. जी. थैंक यू अनिल जी. तो ESDS हम एक डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और एक न्यू क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है. आज से 21 साल पहले हमने शुरुआत करी थी. अभी कुछ ही दिन पहले हमारे 21 साल कंप्लीट हुए, तो शादी के लिए एलिजिबल हुए, इसलिए मार्केट्स के साथ में शादी कर रहे हैं. और ये मतलब शुरुआत में हमने डेटा सेंटर्स को सपोर्ट देना शुरू किया था, अमेरिका बेस्ड, यूके बेस्ड डेटा सेंटर कंपनीज को. फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि हम कुछ एक्वायर करें वेब होस्टिंग कंपनीज अमेरिका में और यूके में. तो बहुत शुरू में ही मैंने कंपनीज एक्वायर कर ली थी और गलतियां भी करी, कई सारी गलतियां करी, गलतियों से सीखे, फिर उनको ग्रोथ में कन्वर्ट किया, वो अपॉर्चुनिटीज को सबको. और फिर पैसा कमाया यूके में, पैसा लाया इंडिया में, तो सोचा कि क्या बनाएंगे, तो डेटा सेंटर सपोर्ट देते थे, तो सपना था कि अपना खुद का डेटा सेंटर होना चाहिए. हमने डेटा सेंटर खोला 2010 में नासिक में. पहला क्लाउड सर्विसेज हमने लॉन्च करी 2011 में. तो समय आया तो नहीं था इंडिया में उस समय डेटा सेंटर्स का या क्लाउड का, तो बहुत स्ट्रगल भी हमने बहुत किया उस पीरियड में. अगले 5-6 साल हमारे इंडिया में तो सिर्फ स्ट्रगल में ही बीते कि कैसे समझाए लोगों को कि हम करते क्या है. तो लेकिन मॉडल बनाया हमने, फिर कैसे ये बेचा जाए अभी क्लाउड को, कि पेपर यूजर मॉडल पे, पेपर ब्रांच मॉडल पे, पेपर ट्रांजैक्शन मॉडल पे. तो बैंक्स को बेचा, बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड बना के हमने बेचा. फिर हम गए एंटरप्राइजेस के पास में, तब SAP का बहुत जोर आया हुआ था उस समय पे, SAP हाना. तो SAP हाना कम्युनिटी क्लाउड हमने बनाया, फिर वो हमने लोगों को दिया. तो बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड पे 150-200 कंपनीज हमारे पास में आई. SAP हाना कम्युनिटी क्लाउड पे 100 से ज्यादा कंपनीज हमारे पास में आई. फिर हम गवर्नमेंट के पास में गए, गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड हमने बनाया और गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट का ही डेटा रहेगा इसके ऊपर, और किसी का डेटा नहीं रहेगा. कम्युनिटी क्लाउड यानी क्या है कि आपका अपना एक सॉवरेन क्लाउड होता है, तो उसके अंदर आपके ही टाइप के कस्टमर्स रहेंगे और कोई कस्टमर उसके अंदर नहीं आएगा. तो उस वजह से फिर वो गवर्नमेंट को भी कंफर्ट आया. हम पहली कंपनी बने जो गवर्नमेंट के साथ में एम्पैनल हुई गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड के लिए. फिर 100 से ज्यादा गवर्नमेंट के भी हमारे पास में कस्टमर आए गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड के ऊपर. तो ये स्केल करते करते फिर हमने स्वराज क्लाउड भी हमने लॉन्च किया. हमने 4-5 अलग अलग डेटा सेंटर्स हमने भारत में खोले. 2 डेटा सेंटर और हमारे आ रहे हैं अभी इंडिया में. इंडिया के बाहर भी अभी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हमने लीज पे लिए हैं, वहाँ पे बड़े GPU के क्लस्टर्स हम लगा रहे हैं. स्वराज क्लाउड हमने जो बनाया उसमें क्या कि हमने 40 से ज्यादा सर्विसेज का हमने एक पूरा ये बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है. और कोई एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस इंप्रूव करने वाली सर्विस है, डेटाबेस इंप्रूव करने वाली सर्विस है, या फिर AI ऑब्जर्वेबिलिटी वाली सर्विसेज है. तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हम लेकर आए हैं. ऑटोनॉमस स्केलिंग लेकर आया उसके अंदर की मतलब 2011 में जब हमने क्लाउड लाया था इंडिया में, तो हम पहली कंपनी थी दुनिया में जिसने ऑटोनॉमस स्केलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, जिसके ऊपर हमको अमेरिकन पेटेंट मिला, यूके पेटेंट मिला, इंडिया का भी पेटेंट मिला. तो ये ऑटोनॉमस स्केलिंग भी अब स्वराज क्लाउड में भी हमारे है. और इसके अंदर ऑटो डिस्कवरी है, फिर ऑटो डिस्कवरी के साथ साथ ऑटो सोल्यूशनिंग है. ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लेकर आए स्वराज क्लाउड में. अब कस्टमर को हम बोलते हैं कि आपका जो भी बिजनेस प्रॉब्लम है आप सिर्फ हमारे साथ में शेयर करो, पूरा सॉल्यूशन हम एंड टू एंड आपको देंगे. आपको ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, आपको अपने मैट्रिक्स के ऊपर फोकस करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है. हम एंड टू एंड आपको ये देंगे. तो क्लाउड अब इस लेवल पे पहुंच गया है, चाहे वो रेगुलर क्लाउड बोलो, CPU वाला क्लाउड बोलो, या न्यू क्लाउड बोलो जो GPU रिलेटेड क्लाउड है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है जिसमें डेटा सेंटर सर्विसेज भी आती है. जो भी अब सर्विस हम दे रहे हैं क्लाइंट को, वो इतनी एडवांस अब होते जा रही है कि हम एंड टू एंड बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हैं हमारे क्लाइंट्स का. तो काफी एक्साइटेड है हम आने वाले समय को देखते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, तो उसने एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट करी है. राइट.
वंडरफुल पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया इसको, आपके कंपनी के बिजनेस मॉडल को। और काफी अभी कितना बिजनेस आपका गवर्नमेंट से आता है? हमारा 30-30-30 है, तो 30% गवर्नमेंट से आता है, 30% बैंकिंग सेक्टर से आता है, 30% हम्म। एंटरप्राइजेस से आता है। जिसमें हम्म। से अभी एआई की डिमांड एंटरप्राइजेस में काफी बढ़ रही है, इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस में बहुत एआई की डिमांड बढ़ रही है, तो अभी एंटरप्राइज में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख नजर आ रही है हमको इंटरनेशनल में। ओके, ऑलराइट। ओके, और अगर आपके इस बिजनेस के बारे में चैलेंजेस की बात करें तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि बहुत जल्दी चेंज होती है। सो वो हम्म। एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। आप इसे कैसे देखते हैं? आज के समय में तो एडवांटेज है, क्योंकि एआई जितना तेजी से अपना विस्तार कर रहा है और जिस स्पीड से एआई का एडॉप्शन हो रहा है दुनिया भर में, तो हम्म। टेक्नोलॉजी अब आउटडेटेड होने की बजाय या फिर उसका डेप्रिसिएशन, टेक्नोलॉजी एसेट्स का डेप्रिसिएशन होने की बजाय उसका एप्रिसिएशन हो रहा है। पिछले 6 महीनों में जैसे फरवरी से लेके तो अब तक ये चिप्स जो है ये 6 से 8 गुना महंगे हो गए। तो हमने जब डीआरएचपी फाइल किया था, और जो अजम्पशंस थे हमारे उस टाइम पे कि हमको 25 लाख रुपए में एक सर्वर आएगा, आज वो हम्म। सर्वर की कॉस्ट अभी 1 करोड़ 80 लाख रुपए पहुंच गई। रेट्स हम्म। अप्रिशिएट हो गए हैं। और जीपीयू मतलब आज से 6 महीने पहले 1 किलो सोना लेके जाओ मार्केट में तो 3 किलो रैम आता था, और आज 1 किलो सोने में ½ किलो ही रैम आता है। तो रैम हम्म। का अप्रिसिएशन सोने से भी दुगना हो गया है अभी तो। अप्रिशिएट हो रहा है ये, और अगले 5 साल तक दुनिया भर में कोई खास सेमीकंडक्टर कैपेसिटीज नहीं आ रही। जितना डिमांड है उसके कंपैरिजन में सप्लाई नहीं है। तो इसलिए अब हम्म। क्या हो रहा है कि मार्केट में कस्टमर से बहुत मोटा एडवांस लिया जा रहा है। तो हम जो मार्केट इंटरनेशनल में सारे प्लेयर्स देख रहे हैं, ये 12-12 महीनों का एडवांस ले रहे हैं क्लाइंट से। तो ही आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जीपीयूज प्रोवाइड करेंगे या सीपीयूज प्रोवाइड करेंगे। तो ये एडवांस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है कि इतना एडवांस आपको देना है तो ही मैं आपके लिए एसेट्स खरीदूंगा। फिर उस एसेट से उस कस्टमर के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड किया जाता है, लेंडर आता है, 65% लेंडर देता है, हम्म। 35% क्लाइंट से आ गया, 65% लेंडर से आ गया, हो गया फंडिंग, हो गया एसेट डिप्लॉय, हो गया डिलीवर हो गया। और वो हम्म। ये जो डिलीवर हो गया एसेट, ये डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है, ये अप्रिशिएट हो रहा है। जैसे लैंड अप्रिशिएट होती है उस तरीके से अभी ये जीपीयूज अप्रिशिएट हो रहा है। तो जो भी नया नया क्लाइंट आ रहा है उसको क्लस्टर देते दिए जा रहे हैं सब लोग, और वो हम्म। अप्रिशिएट हो रहे हैं क्लस्टर सारे। तो जब रिन्यूअल का समय आ रहा है 5 साल बाद में, तो उसकी रेसिडुअल वैल्यू 50% से भी ज्यादा बच जाती है। ओके, राइट। ये आपने काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई, रैम बाय किलो। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हर्ड समवन पुटिंग पुटिंग अक्रॉस प्राइस डायनामिक्स लाइक दिस। अच्छा, इसमें सर फिर अभी आपने एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग बताई कि अभी आपके जो एसेट्स हैं वो डेप्रिसिएट के बजाय एप्रिशिएट हो रहे हैं। और हाँ। इसी से जुड़ा एक चीज जो मैंने आपके यहाँ पे नोटिस किया आरएचपी फाइलिंग में, आपका डेप्रिसिएशन जो है पिछले 3 साल में हार्डली कुछ मूव हुआ है। तो हम्म। क्या ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं? क्या हुआ एग्जैक्टली? आपके प्राइसेस काफी बढ़े हैं, सॉरी प्रॉफिट्स आपके काफी बढ़े हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ा है। इसका मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी कुछ वहीं पे है। आप अपने हम्म। एग्जिस्टिंग एसेट्स को अच्छे से काम में ले रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। हाँ। लेकिन इसका एक डाउन साइड ये भी है कि आने वाले टाइम में आपका जो रेवेन्यूज हैं वो थोड़े से कैप्ड हो जाते हैं। सो ये हम्म। कितना सही है? ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, कितना सही है गलत है, आप इस पे प्लीज कमेंट कीजिए। तो अभी आप अगर कॉम्पिटिटर्स को देखोगे मार्केट में, कुछ लिस्टेड कंपनीज भी जो है इंडिया में, एक कंपनी है और बाहर तो काफी सारी लिस्टेड कंपनीज है। तो हम्म। इनको, इनके जो भी क्लाइंट का रिन्यूअल आ रहा है, ये प्राइस को सीधे 2 गुना कर दे रहे हैं ये लोग। हम्म। और जैसे ही मतलब अभी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसी का खत्म हो रहा है, H100 दिया था क्लाइंट को, H200 दिया था क्लाइंट को, 3 साल खत्म हो रहे, तो उसको हम्म। सीधे सीधे 100% उन्होंने इंक्रीज कर दिया प्राइस को। A100 करके जो जीपीयू आया था एनवीडिया का आज से 9 साल पहले, तो उसका आज से 5 साल पहले जो आर्ली रेंट था, वो भी अभी 2 गुने से 3 गुना हो गया है। तो इसलिए हम्म। जो एसेट्स है पुराने, ये अप्रिशिएट हो रही है, और इसको ज्यादा बेहतर तरीके से सब लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसका डिप्रिसिएशन जो है ये 10 साल का पकड़ रहे हैं सब लोग।
तो साल का 10% से डिप्रिसिएशन बुक्स में पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ये अप्रिशिएट हो रहा है आज के समय में। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगले 5 साल तक कोई बड़ी सेमीकंडक्टर की कैपेसिटी नहीं आ रही है, तो इसको इसी तरीके से लोग एप्रिसिएशन कंसीडर कर रहे हैं अगले 5 साल तक। कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा मिरेकल ना हो जाए जब तक टेक्नोलॉजी में कि सेमीकंडक्टर की जगह पे कुछ और ही आ गया है मार्केट में, तो तब तो बात अलग है। लेकिन अगर जीपीयू इस तरीके से ही चलने वाले हैं, टीपीयू इस तरीके से चलने वाला है, तो मार्केट तो ये इसको अप्रिशिएट ही करेगा, पुराने एसेट्स को। ओके, ऑलराइट। एक चीज और इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। आपका एक बड़ा कस्टमर है जो कि रशियन बैंक था, और उसका वो शायद सैंक्शंस की वजह से यू हैव लॉस्ट दैट क्लाइंट, और वो काफी बड़ा उसका इम्पैक्ट आया है। वो आई थिंक 20% आपके रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट कर रहा था FY25 में, और अभी वो रिड्यूस होके 3% के आसपास आ गया है। ऐसे कुछ और भी चीजें हैं जो कि आने वाले टाइम में हो सकती हैं। क्लाइंट कंसंट्रेशन कैसा है आपका? हमारा कोई भी क्लाइंट 10% से ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट करता है। हमारे टॉप 25 जो क्लाइंट है, तो ये हमारे टॉप 25 क्लाइंट हमारे 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, और टॉप 100 क्लाइंट जो है ये 85% रेवेन्यू हमारा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बैलेंस्ड है। लेकिन अब जिस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल तो ये है कि एक एक क्लाइंट जो है ये पूरे साल के रेवेन्यू, सारे क्लाइंट्स के रेवेन्यू को सरपास करेगा। इस तरीके के ऑर्डर्स अभी हम देख रहे हैं। फनेल जो हमारा जो बता रहा है, और आने वाले समय में हम हमारा जो इंटरनल हमारे जो प्रोजेक्शन है उसमें तो ये दिख रहा है हमको कि रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन अब शुरू के जो टॉप के 4-5 क्लाइंट्स रहेंगे उनमें बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन ये समय के साथ साथ धीरे धीरे बैलेंस आता जाएगा इसके अंदर। सो ओके, सो उम्मीद ज़्यादा ये है कि अब आपकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वहीं पे आपको प्राइसिंग इंक्रीजेस की वजह से या एडिशनल बिजनेस की वजह से वहाँ पे आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलेगा, और नए क्लाइंट जो आएंगे तो वो जैसे जैसे वो भी पुराने होंगे, उनका क्लस्टर पुराना होगा, वो एसेट अप्रिशिएट होते जाएगा, तो हम फिर वो एसेट फिर किसी और कस्टमर को या फिर उसी कस्टमर को ज़्यादा रेट में दे पाएंगे। तो आज के डेट में ये रिस्क नहीं है कि कोई एक क्लाइंट चला गया तो उतने सारे क्लस्टर का मैं करूँगा क्या, क्योंकि अगला क्लाइंट जो बैठा हुआ है वो पिछले वाले क्लाइंट से ज़्यादा एडवांस देने को भी रेडी है, और वो ज़्यादा प्राइस भी देने को रेडी है। तो कंपटीशन में तो हम यही देख रहे हैं, इंटरनेशनल जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वो पुराने कस्टमर से निकाल के अगर नए क्लस्टर कस्टमर को दे रहे हैं तो 30-40% वो ज़्यादा प्रीमियम भी ले रहे हैं, और ज़्यादा एडवांस भी ले रहे हैं वो। तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है एट द मोमेंट बाहर हम देख रहे हैं इंडिया के। आई थिंक वो तो एविडेंट भी है। आपने एक बड़ा कस्टमर आपका चला गया, उसके बावजूद आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, और वो भी कम नहीं, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो आई थिंक रेवेन्यू इंक्रीज जो है वो फैक्टर्ड इन है। लेकिन क्या ये टेम्पररी फेज है? कितने टाइम तक ये जो सिचुएशन अभी आपने एक्सप्लेन की कि एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होने के बजाय एप्रिशिएट हो रही है, ये कितने टाइम तक चल सकती है चीज? इसका कुछ अगर आप आइडिया दे पाए। कैसा है कि ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा हाईली रेगुलेटेड रहा अमेरिका का। तो अमेरिका ने किसी भी ऐसे कंट्रीज में सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगने ही नहीं दिए जो उनके इसमें पॉलिसी में अलाइन नहीं है। तो आज साउथ कोरिया, ताइवान और अमेरिका यही मेजरली जो है सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। तो इसी वजह से इनके ऊपर मतलब जो है कि इन्होंने बहुत रेगुलेट करके रखा है, और अगले 5 साल तक भी कोई भी बड़ी कैपेसिटी, जैसे हम इंडिया में भी जो सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो उसको भी समय लगेगा। मतलब वो जो पहला हमारा सेमीकंडक्टर जब आके मार्केट में लॉन्च होगा तो वो आज से 25 साल पुराना होगा। मतलब जो अमेरिका ने जो निकाला था उसके कंपैरिजन में वो 25 साल पुराना होने के आसार है उसके। तो इस वजह से थोड़ा सा हमको भी स्केल अप करने में हमारे सेमीकंडक्टर्स को हमको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। तो 5 साल तक कोई मेजर सप्लाई ऐसा नहीं आ रहा है, या कोई मेजर सेमीकंडक्टर की कैपेसिटीज नहीं आ रही है मार्केट में जिससे डिमांड एकदम से फुलफिल होना शुरू हो जाएगी। ओके, ऑलराइट। और यहाँ पे जो भी प्राइस इंक्रीजेस होती हैं, सो अभी 5 साल का तो समझ में आता है कि जो भी सिचुएशन है वो आप जैसी प्राइस आपको आगे से मिलती है आप भी अपने कस्टमर्स को वो पास ऑन कर देते हो पूरी पूरी। और मेरे ख्याल से अभी तो ये काफी फ्लॉलेसली मॉडल चल रहा होगा। बट लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन
जहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है अभी, जहाँ पे बेसिकली सप्लाई चेन जो है वो एफिशिएंट है, स्मूथ है, रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। उस केस में क्या होता है, यूजुअली आप अपनी कॉस्ट जो भी इंक्रीजेस होती हैं, क्या वो अपने कस्टमर्स को आप पूरा पूरा पास ऑन कर पाते हैं, या कैसे चलता है ये काम? देखिए, आज तो अभी ये सिचुएशन है कि ये प्रीमियम डिमांड कर रहा है। जो भी हम हमारे पार्टनर्स को देख रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स को इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं, तो ये 85% एबिटा मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं, 45% रोसी मार्जिन के ऊपर, 40% के पैट मार्जिन के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, प्लस इनकी एसेट अप्रिशिएट भी हो रही है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में कुछ 20-25 ऐसे न्यू क्लाउड कंपनीज होंगे जिनके पास में मेजॉरिटी पूरा जीपीयू जमा होंगे, और 12-15 मॉडल बनाने वाली कंपनीज होंगी जो टोकन्स प्रोवाइड करेंगी कस्टमर्स को। तो जीपीयू वाले जो लोग हैं ये $6-7 पर आवर का रेट ले रहे होंगे, और टोकन देने वाली कंपनी है ये इसके ऊपर $35 से $45 पर आवर कमा रही होंगी अपने टोकन्स दे दे के। आज की डेट में तो मार्केट यही नजर आ रहा है। ये इसमें जब करेक्शन आएगा, इसके अंदर मतलब स्लो डाउन आएगा या सप्लाई मैच होने लगेगी, जब ये समय आएगा तो उस टाइम पे लोग अपना अपना पॉलिसी चेंज करेंगे। लेकिन जिन्होंने तब तक एसेट्स बना ली होंगी, जिन्होंने हजारों लाखों जीपीयू डाल दिए होंगे, हजारों तो बहुत छोटा होता है, लेकिन अब लाखों जीपीयू जो लगा चुके होंगे, वो लोग तो डोमिनेट करेंगे आने वाले समय में। ओके, ऑलराइट। एक सवाल पूछना चाहूंगा आपकी यूएस सब्सिडरी के बारे में। ये पहले लॉसेस में थी और अभी अचानक से प्रॉफिट में चली गई है, और यूएई में जो आपकी सब्सिडरी है वो नेगेटिव नेटवर्थ पे है, तो इसका क्या कारण है? दोनों भी अभी हमारा मतलब दुबई सब्सिडरी जो है ये अभी हमारा पॉजिटिव हो गया है काफी, क्योंकि इसमें रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा हमको दिखाई दिया है पिछले 12 महीनों में, और ट्रेंड हम अपवर्ड की तरफ ही, ऊपर की तरफ ही ट्रेंड देख रहे हैं, उसमें इम्प्रूव होने के आसार। तो हम शुरू में हमको काफी मतलब कई सालों तक हमने एक्सपेक्ट किया कि दुबई में ग्रोथ आएगा, लेकिन हमसे शुरू में कुछ गलतियां भी हुई दुबई में, और हमने गलतियों से सबक सीखा और वो करेक्ट किया हमने अपनी गलतियों को, और हमने अभी देखा है कि अब हमको बहुत अच्छा वहां पे ग्रोथ मिल रही है। गलतियों से काफी कुछ सीखते हैं हम, और आपने इतने कम समय में 2 बार गलतियों का जिक्र किया, तो मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ गई है, किस प्रकार की गलतियां हुई आपसे? क्योंकि ये पहली बार कर रहे हैं इस तरीके का, इंडिया में कोई और एक्सपीरियंस है नहीं इस फील्ड में, जिससे जाके आप मतलब जिनके एक्सपीरियंसेस से आप सीखो करके। तो यहाँ पे तो आपको गलतियों, अपनी गलतियों से ही सीखना है, और फॉर्चुनेट समझते हो अपने आप को कि गलती अगर हुई है तो सही समय पे सुधारने का मौका भी दिया है ईश्वर ने। तो जो भी गलती करते गए, सीखते गए, सुधार करते गए, और एक मैं मानता हूँ कि अगर नीयत अगर अपनी साफ होती है तो पूरा सिस्टम आपकी मदद करता है। तो आप अगर चाहते हो कि सबका अच्छा हो, आपके साथ साथ आपके स्टाफ का भला हो, आपके इन्वेस्टर्स का हो, आपके बैंकर्स का हो, सभी का हो, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाती है और आपको गाइडेंस मिल जाता है। तो हमको कई सारे अच्छे एडवाइजर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, और पार्टनर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, सबने सही समय पे हमको गाइड किया है। अच्छा, आज भी कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स हमारे साथ में जुड़े हुए, तो गाइड करते रहते हैं। तो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सही समय पे लोगों से गाइडेंस मिल जाता है हमको। राइट, राइट, राइट। और इन्वेस्टर्स तो काफी जुड़ गए हैं आपके साथ रिसेंट में, अभी आपने प्री आईपीओ प्लेसमेंट्स वगैरह भी किए, तो काफी अच्छे अच्छे नाम भी उनमें आए हैं, और एक प्राइसिंग जंप भी बड़ा क्लियरली नजर आया है, वहां पे देखने में आया है। उसी से जुड़ा हुआ जो है, मैं एक ये पूछना चाहता हूँ कि आपके प्रॉफिट्स डेफिनेटली इंक्रीज हो रहे हैं, मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, और आपने एक जनरल गाइडेंस दे दी है कि अगले 5 साल तक तो सिचुएशन चेंज होने वाली नजर नहीं आती है। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा, विदाउट आस्किंग फॉर एनी स्पेसिफिक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, कि यहाँ जो आपके मार्जिन्स हैं या जो रिटर्न रेशियोज हैं, यहाँ से अगर आप ये बता पाएं कि सिचुएशन और ज्यादा इंप्रूव होगी या हम इसको सस्टेन कर पाएंगे? इम्प्रूव, हमारा तो पूरा प्रयास यही है कि हम इसको इम्प्रूव ही करते जाए, ऊपर के अपवर्ड की तरफ ही लेके जाए, क्योंकि प्रॉफिट इसलिए कमाना जरूरी है क्योंकि वो आपके कस्टमर्स को भी कंफर्ट देता है,
आपके लेंडर्स को कंफर्ट देता है, इन्वेस्टर्स को कंफर्ट देता है, तो इसलिए प्रॉफिट हमको कमाना जरूरी है। तो जब अपॉर्चुनिटी है तो हमने ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए कमाना चाहिए कि हम आगे का सारा जो ग्रोथ है वो उससे फंड कर सके। और अपवर्ड ट्रेंड है इंडस्ट्री का, तो आपको इस अपवर्ड ट्रैजेक्टरी वाले इंडस्ट्री में आप रुक नहीं सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएंगे या 30% पैट मार्जिन के ऊपर स्टेबल हो जाएंगे या 70% एबिटा मार्जिन पे स्टेबल हो जाएंगे। नहीं, आपको पूरे सब समय आपको प्रयत्न करना है, प्रयास करना है कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सके। जी। और एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपकी डेट प्रोफाइल से रिलेटेड। काफी अच्छे से नीचे आ गया है डेट इक्विटी रेशियो। कभी ये 2 साल पहले 0.66 हुआ करता था और अभी लेटेस्ट फाइलिंग के हिसाब से 0.08 है, विच इज नेग्लिजिबल डेट ऑन योर बुक्स। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ऐसी हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में अगर आप एक्सपेंड, जहाँ पे एक्सपेंड करना नेसेसरी है, इट्स अ गिवन, क्योंकि अगर आप एक्सपेंड नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। वहां पे डेट इज नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग। सो मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि आप डेट को लेके कितना कंफर्टेबल हैं, कहाँ तक डेट आप ले सकते हैं। तो अभी क्या है कि एक इंडिया में भी हमारा एक माइंडसेट होता है कि डेट कम से कम रखो करके। और जो भी हमारी इसको आध्यात्मिक कहो, धार्मिक भावना बोलो, कहो कि आप ज्यादा अगर डेट लेते हो तो बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन हमारे जो पार्टनर्स है इंडिया के बाहर सारे, उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं और हमको लीज पे दे रहे हैं। और वो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डेट ले रहे हैं। और उसमें और मतलब वो 8-9 IRR कमा के वो हमको दे रहे हैं आगे। तो इसलिए वो खुश है, उनको कमाई करने का मौका मिल रहा है और हमको वो लीज पे दे रहे हैं। हमारा भी रोसी जो है ये बहुत अच्छा दिख के आ रहा है। ऑब्वियसली अच्छा खासा प्रॉफिट हम उनके लिए छोड़ रहे हैं, लेंडर्स के लिए, कि जो लीज पे हमको दे रहे हैं, तो उनके लिए हम प्रॉफिट छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है इंडस्ट्री का। और उनको एक और एडवांटेज ये है कि एसेट जो है इसका रेसिडुअल वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो जब भी 7 साल 8 साल बाद में जब भी हम एसेट उनको वापस भी देते हैं तो उनको बेच के भी बहुत पैसे आएंगे, तो तब भी उनका IRR बनेगा। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा भी कैश फ्लो अच्छा बन जाए और अच्छा कैश अकुमुलेट होने लग जाए, तो हम हमारा भी कैश थोड़ा सा लगाए एसेट बनाने के अंदर। कि 100% ही लीजिंग मॉडल के ऊपर आप काम नहीं कर सकते हो, तो हम अपने कैश फ्लो से भी कुछ खरीदेंगे। आने वाले समय में हम 0.5 का डेट टू एबिटा हम कंसीडर करके, डेट टू इक्विटी हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो जितना इक्विटी है खुद का अपना जनरेट हो रहा है, उसके आधा तो हम डेट ले, इतना हम कोशिश करेंगे। परफेक्ट, वंडरफुल। और जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि व्हेन देयर इज गोल्ड रश, इन्वेस्ट इन द कंपनीज व्हिच मेक एंड सेल शॉवल्स। सो अभी एआई का गोल्ड रश चल रहा है, आपकी कंपनी उसमें एक तरीके से शॉवल्स बनाने का, बेचने का काम कर रही है। सो ऑल माय बेस्ट विशेस टू यू पीयूष जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू आईपीओ सेंट्रल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनिल भाई। थैंक यू फॉर दिस ग्रेट। अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।